अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम कंसिडर कर रहे थे ऑटोमेटिसिटी ऑफ हार्ट को। यानी कि हार्ट जो है वो उसके साइनो आर्टरियल नोड सेल्फ एक्साइटेशन करते हैं, जिसके नतीजे में हार्ट जो है वो ख़ुद ब खुद पंपिंग करता है और ख़ुद ही उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ख़ुद ही वो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दील हो जाता है। तो उसमें हमने फास्ट सोडियम चैनल्स और इस तरह सोडियम कैल्शियम चैनल्स दैन पोटाशियम चैनल्स को डिस्कस किया था और लीकेज ऑफ सोडियम आयंस और कैल्शियम आयंस को डिस्कस किया था। और उस लीकेज की वजह से हमने ये बताया था कि ख़ुद ब खुद वो एक थ्रेशोल्ड लेवल आता है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और इनफ्लक्स होता है सोडियम आयंस का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो मेरा नाम कामरान सिरपराचा है। मैं फिर से इंट्रोडक्शन देता चलूँ, प्रोफेसर कामरान सिरपराचा। और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे ये था रिलेटेड टू एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, और इसमें कार्डियक एक्टिविटी पढ़ रहे थे हार्ट की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, दैट वाई डज द लीकीनेस ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आयंस नॉट कॉज द साइनस नोडल फाइबर टू रिमेन डीपोलराइज्ड ऑल द टाइम। यानी कि ये कह रहा हूँ कि सोडियम और कैल्शियम आयंस लीक होते रहते हैं, और अगर वो मुसलसल लीक होते रहते हैं तो इनसाइड हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही क्यों नहीं रहता। यानी कि जो साइनो आर्टरियल नोड के फाइबर्स हैं वो हमेशा डीपोलराइज्ड क्यों नहीं रहते, वो रीपोलराइजेशन की तरफ क्यों आ जाते हैं और दोबारा से फिर उसी लीकेजनेस की वजह से डीपोलराइजेशन होती है। तो इस सवाल के जवाब में हमारे पास दो रीज़न है। द टू इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू प्रिवेंट दिस। नंबर वन, सोडियम कैल्शियम चैनल बिकम इनएक्टिवेटेड, ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं विद इन द अबाउट 100 to 150 मिली सेकेंड आफ्टर ओपनिंग। यानी कि जैसे सोडियम और कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं उसके 100 से 150 मिली सेकेंड के बाद वो दोबारा बंद हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सोडियम और कैल्शियम आइंस का जो इनटेक इनफ्लक्स हो रहा होता है वो रुक जाता है। दूसरी बात, अबाउट द सेम टाइम उसी वक्त क्या होता है, ग्रेटली इंक्रीज नंबर ऑफ पोटाशियम चैनल्स ओपन, बहुत ज़्यादा मकदार में पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं। और उन पोटाशियम चैनल्स के ओपन होने से क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं इन साइड से, सो पोटाशियम आयंस वो मूव करके आउटसाइड जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाहर एक दफ़ा फिर पॉजिटिव चार्ज और अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि जो कार्डियक एक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट, जो पिछला लेक्चर था आप उसे मस्ट सुने और बड़े ध्यान से सुने। उसे सुनेंगे तो ये उसके आगे सीक्वल लेक्चर है। ठीक है, तो उसी में ये था कि लीकीनेस ऑफ सोडियम और कैल्शियम आइंस जो कि कहते हैं कि सेल्फ एक्साइटेशन करवाते हैं, उसका जिक्र था। और उसी में लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन करके वहीं पर छोड़ दिया था। क्वेश्चन क्या था कि सोडियम और कैल्शियम आयंस लीक होते रहते हैं साइनो आर्टरी फाइबर्स में अंदर, तो मुसलसल पॉजिटिव आयन अंदर जाते हैं, तो इसकी वजह से इनसाइड हमेशा पॉजिटिव क्यों रहता है, क्यों नहीं रहता, और आउटसाइड हमेशा नेगेटिव क्यों नहीं रहता, यानी कि जो मसल जो फाइबर्स हैं वो डीपोलराइज्ड क्यों नहीं रहते। तो उसके रीज़न मैंने बता चुका हूँ, दो रीज़न है। नंबर वन कि सोडियम और कैल्शियम चैनल जो से हैं वो 100 से 150 मिली सेकेंड के बाद क्या होते हैं, रुक जाते हैं। और सेकंड बात यह है कि साथ ही जैसे ही वो बंद होते हैं उस वक्त ही साथ ही पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर से पोटाशियम आइंस बाहर आते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि इनसाइड दोबारा से नेगेटिव और आउटसाइड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। देयरफॉर इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम पॉजिटिव कैल्शियम एंड सोडियम आइंस थ्रू द सोडियम कैल्शियम सोडियम चैनल सीज, कहता लिहाजा क्या होता है, इनफ्लक्स रुक जाता है। while at the same time large quantity of positive ions potassium ions diffuse out of the fiber, कहता है उसी वक्त बहुत ज़्यादा मकदार में पॉजिटिव पोटाशियम आइंस क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। एक तो सोडियम और कैल्शियम अंदर आना रुक गए हैं, ठीक है, जिनकी वजह से इनसाइड पॉजिटिव हो रहा था। दूसरा, अंदर से पॉजिटिव आइन बाहर जाना शुरू हो गया, तो इस वजह से अब इनसाइड दोबारा से पॉजिटिव चार्ज कम होता होता इनसाइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो बोथ दीज इफेक्ट रिड्यूस द इंट्रासेलुलर पोटेंशियल बैक टू इट्स नेगेटिव रेस्टिंग लेवल। कहते हैं कि ये दोनों जो इफेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं इंट्रासेलुलर लेवल पोटेंशियल को, इंट्रासेलुलर पोटेंशियल को, और फिर लाते लाते कहाँ पर लेके आते हैं, नेगेटिव रेस्टिंग लेवल पे ले आते हैं।
आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं किसी भी सेल के अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो वो इनसाइड नेगेटिव होता है और आउटसाइड क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी इनसाइड वो नेगेटिव हो जाएगा, तो लिहाजा टर्मिनेट द एक्शन पोटेंशियल, इस सूरत में क्या होता है एक्शन पोटेंशियल टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है जी, ये उसका आंसर। फिर आगे एक और क्वेश्चन है दैट वाई दिस न्यू स्टेट ऑफ हाइपर पोलराइजेशन इज मेंटेन्ड फॉर एवर। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा कि आउटसाइड मोर पॉजिटिव और इनसाइड मोर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सिचुएशन क्यों नहीं मेंटेन रहती। मतलब अगर रुक गए हैं सोडियम और पोटाशियम कैल्शियम आयन अंदर आना रुक गए हैं और बाहर बहुत ज़्यादा मिकदार में पॉजिटिव आयन पोटाशियम आयन्स चले गए हैं, तो इस सूरत में हाइपर पोलराइज हो जाएगा साइनो आर्टेरियल नोड के फाइबर्स, तो वो हमेशा हाइपर पोलराइज्ड क्यों नहीं रहते। तो उसकी रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू टेंथ ऑफ सेकेंड्स आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल ओवर, कहता है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ख़त्म होता है साइनो आर्टेरियल नोड के फाइबर्स में, उसके तकरीबन एक सेकंड के चंद 10 सेकंड पार्ट्स के बाद क्या होता है कि दोबारा से मोर एंड मोर पोटाशियम चैनल्स क्लोज़ होने लग पड़ते हैं। मतलब हुआ क्या था कि बाहर की तरफ पोटाशियम आइंस जाने लग पड़े थे, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज था वो आ गया था। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं रिमेन रह रहा वहीं पर। तो उसका जवाब ये है कि जो पोटाशियम चैनल ओपन हुए थे जिसकी वजह से पॉजिटिव आइंस बाहर जा रहे थे और बाहर पॉजिटिव चार्ज दोबारा आया था, वो क्लोज़ होने लग पड़ेंगे। जितनी तेज़ी से वो ओपन हुए थे उतनी तेज़ी से वो क्लोज़ होंगे। ठीक है, सो इनवर्ड लीकेज ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आइंस वंस अगेन ओवर बैलेंस। तो जैसे ही वो बंद होते हैं लीकेज तो चलती रहेगी। मतलब लीकेज वो है जो कि विदाउट एनी चैनल चलती है, वो मेम्ब्रेन की जर्नल एरिया से चलती है। तो सोडियम और कैल्शियम आइंस की जो लीकेज है वो फिर से चलती रहेगी और फिर से इंटरनल कंडीशन को क्या करेगी, ओवर बैलेंस करेगी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो -60 से दोबारा एक दफ़ा किधर आ जाएगा, -40 मिली वोल्ट पे। और इस सूरत में क्या होगा, दोबारा से सोडियम फास्ट सोडियम चैनल और स्लो सोडियम और कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और एक दफ़ा फिर से पॉजिटिव आयन अंदर का रुख कर लेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। पहले क्या होगा जी, सोडियम आयन्स लीक होकर कैल्शियम आयन लीक होकर के अंदर आ रहे हैं, फिर आहिस्ता से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, -40 मिली वोल्ट पे चला गया है और ये थ्रेश होल्ड है, इसमें सोडियम फास्ट सोडियम चैनल ओपन हो गए हैं। अब सोडियम आयन्स तेज़ी से अंदर आएंगे, फिर सोडियम कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, फिर सोडियम और कैल्शियम आयन्स तेज़ी से अंदर आएंगे और नतीजे में इनसाइड दोबारा से पॉजिटिव और आउटसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कुछ देर बाद तकरीबन 100 या 150 मिली सेकंड बाद फिर वो क्लोज़ हो जाएंगे और पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे और पोटाशियम आइंस बाहर जाने लग पड़ेंगे और दोबारा बाहर पॉजिटिव और अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरह ये सिचुएशन बार 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 फ्लक्स होती रहेगी, मतलब ये चेंज होती रहेगी। ठीक है, और इस तरह खुद ही एक्शन पोटेंशियल पैदा होगा और ख़ुद ही एक्शन पोटेंशियल टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एंड दस काजिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल टू ड्रिफ्ट अपवर्ड वंस मोर, ये दोबारा उसे ऊपर ले जाएगा। एंड फाइनली रीचिंग द थ्रेशोल्ड, वो दोबारा से थ्रेशोल्ड लेवल पे आ जाएगा फॉर डिस्चार्जिंग एट द लेवल ऑफ अबाउट 40 मिली वोल्ट, -40 मिली वोल्ट, वो दोबारा से क्या होगा, -40 मिली वोल्ट पे आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सूरत में दोबारा से लीकेज स्टार्ट होगी, दोबारा लीकेज होने की वजह से दोबारा से सोडियम आयंस अंदर अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस -60 मिली वोल्ट से किधर चला जाएगा, -40 पे। ये थ्रेशोल्ड होगा और इस थ्रेशोल्ड पे क्या होगा कि दोबारा से जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और पूरे का पूरा प्रोसेस जो पीछे पढ़ा चुका हूँ वो क्या होगा, रिपीट होगा। देखिए, द इंटायर प्रोसेस बिगेन अगेन सेल्फ एक्साइटेशन टू कॉज एक्शन पोटेंशियल, सेल्फ एक्साइटेशन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एंड रिकवरी फ्रॉम एक्शन पोटेंशियल, और दोबारा फिर रिकवरी भी हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल से। और हाइपर पोलराइजेशन के बाद पोटेंशियल फिर से ओवर ड्रिफ्ट होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल में जाएगा और फिर वहाँ से थ्रेशोल्ड पे और फिर री एक्साइटेशन। मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, हाइपर पोलराइजेशन और फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग से मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल कैसे आएगा, ड्यू टू लीकेज ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आइंस। और जैसे ये लीकेज होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -60 मिली वोल्ट, ये तब्दील हो जाएगा -40 मिली वोल्ट में, क्योंकि आइंस अंदर आ रहे हैं। अब जब जैसे ही -40 मिली वोल्ट आएगा तो फास्ट सोडियम चैनल ओपन होंगे, तो जो सोडियम आयन स्लो लीकेज के ज़रिए आ रहे थे वो फास्टली अंदर आना शुरू हो जाएंगे और इनसाइड नेगेटिव चार्ज ख़त्म होते होते कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और आउटसाइड क्या होगा, नेगेटिव। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस
नेगेटिव के बजाय प्लस में आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव यानी कि डीपोलराइजेशन सिचुएशन में। अब इस सूरत में क्या होगा कि जो सोडियम और कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए थे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज़ हो जाएंगे, और पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन साइड से पोटाशियम आइंस भाग के बाहर जाएंगे। तो इन साइड जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो पोटाशियम आइंस के बाहर जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा, और फिर से दोबारा से क्या आ जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन, और इसके बाद क्या आएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये साइकिल बेटा चलता रहेगा। देखें आगे बात करते हैं कि ये ट्रांसमिशन तो चलो जनरेट होगी, साइनो आर्टरियल नोड से इम्पल्स जनरेट हो गया, लेकिन उस इम्पल्स को आगे कंडक्ट कौन सी चीज़ करती है। तो देखें उसके लिए बेटा हमारे पास इंटरनोडल पाथवे हैं और ट्रांसमिशन है कार्डिक इम्पल्स की थ्रू आर्टरिया, वो हमने पढ़नी है। तो देखें द एंड ऑफ साइनस नोडल फाइबर्स कनेक्ट डायरेक्टली टू द सराउंडिंग ऑफ आर्टरियल मसल फाइबर, कि जो साइनस नोडल फाइबर्स होते हैं वो जब साइनो आर्टरियल नोड से निकलते हैं तो दोनों आर्टरिया में फैल जाते हैं, राइट आर्टरिया में भी और लेफ़्ट आर्टरिया में भी। ये डायग्राम दिखाता हूँ आपको, उससे आपको बात क्लियर होगी। ये देखें ज़रा, ये बेटा साइनो आर्टरियल नोड है, इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे चला गया, इन फाइबर्स में। ये फाइबर्स, पहले फाइबर्स किस में आ गए हैं, राइट एट्रियम में, और दूसरे फाइबर्स कहाँ पे चले गए हैं, लेफ़्ट एट्रियम में। तो साइनो आर्टरी नोड से जो नर्व इम्पल्स या जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो कंडक्ट होगा इन फाइबर्स में, और इन फाइबर से जो आर्टरियल मसल्स हैं उन तक आ जाएगा, और जैसे आर्टरी मसल्स को रिएक्शन पोटेंशियल मिलेगा तो वो क्या स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह साइनो आर्टरियल नोड के सेल्फ एक्साइटेड होते सार ही सेकंड काम क्या होगा, लेफ़्ट और राइट दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपने ब्लड को डाल देंगे किस में, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो बात तवज्जो से सुने कि ये जो सेल्फ एक्साइटेशन पीछे पढ़ाई थी ये साइनो आर्टरियल नोड में थी, उससे वो किस में ट्रांसमिट हुई, फाइबर्स में। फाइबर्स कहाँ पे चले गए, राइट और लेफ़्ट एट्रियम में। वहाँ से उन्होंने इम्पल्स किसको दी, कंडक्शन किस तक की, इलेक्ट्रिक चार्ज की लेफ़्ट और राइट एट्रियम के मसल्स को, और मसल्स ने उसके नतीजे में क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो लिहाजा आपकी हार्ट जब भी बीट करता है तो साइनो आर्टरियल नोड से सबसे पहले आपके राइट और लेफ़्ट एट्रियम बीट करते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्ट करने के नतीजे में ब्लड जो है वो पहले खाली किया जाता है किन में, वेंट्रिकल्स में, ठीक है बेटा। वापस चलते हैं ज़रा। Therefore, the action potential originate in the sinoarterial node travel outward into these arterial muscle fiber। कहता है कि जो एक्शन पोटेंशियल साइनो आर्टरी नोड में शुरू हुआ था वो आर्टरियल मसल फाइबर में जाएगा, एंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन मोस्ट आर्टरियल मसल इज़ अबाउट 0.3 मीटर पर सेकंड। कहता है ये कंडक्शन की स्पीड 0.3 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन ये ज़्यादा रैपिड होगी, तो ज़्यादा रैपिड हो जाए तो तब भी ये तकरीबन 1 मीटर पर सेकंड जाती है स्मॉल बैंड्स ऑफ आर्टरियल फाइबर्स में, ठीक है। तो जितने फाइबर्स छोटे होंगे उतनी ट्रांसमिशन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ दीज कॉल्ड anterior interarterial bands that pass through anterior wall of the arteria to the left atrium। कहते हैं इनमें से जो बैंड है एक को ये कहते हैं, ये देखना, इंट्रा आर्टरीरियल सेप्टम में से इंट्रा आर्टरीरियल फाइबर्स जा रहा है, बैंड जा रहा है जो कि लेफ़्ट आर्टरियम में पहुंच गया है, ठीक है। कि मतलब इनमें से एक क्या है, एंटीरियर इंटर आर्टरियल बैंड है जो कि किस में जाएगा, एंटीरियर वॉल ऑफ आर्टरिया से लेफ़्ट एट्रियम में। देख रहे हैं आप, ये इंटर वॉल है आर्टरिया की, और ये इंटर आर्टरियल बैंड है, इंटर आर्टरियल बैंड, और ये कहाँ पे जा रहा है, वॉल में से होते हुए लेफ़्ट आर्टरी में चला गया है। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा लेफ़्ट आर्टरी में। राइट में तो ये वाले जो से थे वो करवा रहे हैं, लेफ़्ट में इधर से वो जाएगा और इधर ये करवाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इन एडिशन टू दीज स्मॉल, इन एडिशन कहते हैं कि इसके अलावा 3 स्मॉल बैंड्स हैं जो कि कर्व करते हैं थ्रू एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर आर्टीरियल वॉल से, और टर्मिनेट होते हैं किसमें, एवी नोड्स में। कहते हैं कि मतलब 3 और फाइबर्स हैं। एक तो फाइबर्स वो हैं जो कि राइट आर्टरियम के मसल में फैल गए, दूसरे फाइबर्स वो हैं कि जो लेफ़्ट आर्टरियम के मसल्स में, वॉल्स में फैल गए। अब 3 एक्स्ट्रा फाइबर्स हैं जो कि साइनो आर्टरियल नोड से ओरिजिनेट होते हैं और एवी नोड पे क्या होते हैं, एंड होते हैं। आर्टरियो वर्टिकुलर नोड पे क्या होते हैं, एंड होते हैं। आप देख सकते हैं ये फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखें ज़रा, एक फाइबर ये है, ठीक है, ये भी कहाँ पर इंटर हो रहा है, एवी नोड में।
एक फाइबर ये है, ये भी कहाँ पर इंटर हो रहा है, एवी नोड में, और एक फाइबर ये है जो इंटर हो रहा है कहाँ पर, एवी नोड में। टोटल 3 फाइबर्स हैं। तो इसमें ये होता है कि जो साइनो आर्टरियल नोड है इसकी तो सेल्फ एक्साइटेशन हो जाती है, तो उससे जो इम्पल्स होती है वो इन इंटरनोडल फाइबर्स, कौन से फाइबर्स हैं, इंटरनोडल फाइबर से ट्रांसमिट होती है किसमें, एवी नोड में। तो वो इम्पल्स जैसी एवी नोड में आती है तो एवी नोड को भी एक्साइटेड कर देती है, और नतीजे में एवी नोड भी क्या करते हैं, एक इम्पल्स जनरेट करते हैं। लेकिन एवी नोड की एक्साइटेशन सेल्फ एक्साइटेशन नहीं है। पूरे हार्ट में सेल्फ एक्साइटेशन का काम सिर्फ साइनो आर्टरियल नोड को मिलता है। इसी वजह से वो साइनो आर्टरियल नोड हार्ट की बीटिंग को मेंटेन करता है और उसे पेस मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है कि ये 3 होंगे, एक जो एंटीरियर सामने से जा रहा है, एक जो लेटरल साइड से जा रहा है, और एक जो पोस्टीरियर पीछे से जा रहा है। ठीक है, ये आर्टीरियल वॉल से गुजरेंगे और टर्मिनेट होंगे एवी नोड में, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। इन्हें मिडल, इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे कहा जाएगा। ठीक है, आगे जी नेक्स्ट देखें, आर्टरियो वेंट्रिकुलर जो नोड्स हैं, ठीक है, और इनमें डिले ऑफ इम्पल्स कंडक्शन फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल। मतलब आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि पहले आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिले किस बात का है कि वाई ऐसा क्यों होता है, दैट वाई आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द वेंट्रिकल। तो बेटा ट्रांसमिशन में डिले होता है। ठीक है, यानी कि साइनो आर्ट्रियल नोड जैसे एक्साइटेड होते हैं तो फौरी तौर पे ट्रांसमिशन दोनों आर्ट्रियम के मसल्स तक पहुंचा दी जाती है, लेकिन वो ट्रांसमिशन एवी नोड तक थोड़ी सी स्लो पहुंचती है, उसे डिले किया जाता है। और वो डिले कितना होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जो आर्टीरियल कंडक्टिव सिस्टम है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है इस तरीके से कि जो कार्डिक इम्पल्स हैं डज़ नॉट ट्रैवल फ्रॉम आर्टरिया इनटू वेंट्रिकल टू रैपिडली, कि ये इस तरह और से ऑर्गेनाइज हैं कि जो कार्डिक इम्पल्स है वो आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में तेज़ी से ना जाए। सो दिस डिले अलाउ द टाइम फॉर आर्टरिया टू एम्प्टी देयर ब्लड इनटू वेंट्रिकल बिफोर द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बिगेन। कहता है इस डिले का ये फ़ायदा होता है कि आर्टरिया अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उनका ब्लड सारे का सारा वेंट्रिकल में चला जाएगा और वेंट्रिकल में वो अपने ब्लड को क्या कर लेंगे, खाली कर लेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उसी वक्त में आर्ट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों जब इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से तो ये पॉसिबल नहीं है कि ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जा सके। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि पहले 2 हार्ट के चैम्बर यानी कि अपर चैम्बर जिसे आप आर्ट्रियम कह रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि ब्लड पूरी तरह वेंट्रिकल में भर जाए, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि ब्लड वेंट्रिकल से आगे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में शिफ्ट हो सकें। अगर ये डिले नहीं होगा तो हार्ट बीट रेगुलाइज्ड नहीं होती। सो इट्स प्राइमरली एवी नोड, कहता है ये एवी नोड होता है जो कि एडजेसेंट होता है कंडक्टिंग फाइबर से, दैट डिले दिस ट्रांसमिशन, और ये एवी नोड इस ट्रांसमिशन को क्या करता है, डिले करता है। पहला डिले तो बेटा इसी बात पे क्लियर हो जाता है कि जो साइनो आर्टरियल नोड है वो सेल्फ एक्साइटेड है और जो एवी नोड है वो सेल्फ एक्साइटेड नहीं है। तो डेफिनेटली साइनो आर्टरियल नोड पहले एक्साइट करेगा और पहले इम्पल्स जनरेट करके भेजेगा आर्ट्रियम में, और एवी नोड साइनो आर्टरियल नोड से आने वाले इम्पल्स के नतीजे में क्या होगा, एक्साइटेड होगा, और फिर उससे आगे इम्पल्स जाएंगे वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं उन्हें इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन लेट मिलेगी, जिसकी वजह से वो लेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए टोटल डिले कितना होता है एवी नोड्स में। जो एवी बंडल सिस्टम है ये तकरीबन 0.3 सेकंड लेते हैं, 13 सेकंड्स। इन एडिशन टू दीज इनिशियल कंडक्शन डिले, ये पहले जो इनिशियल कंडक्शन डिले है उसके एडिशन में होता है। यानी कि पहला डिले जो सा होता है साइनस नोड से एवी नोड में वो तकरीबन 0.03 सेकंड का होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एवी नोड से कंडक्शन चलती है और वो तकरीबन 0.13 की होती है, और टोटल डिले तकरीबन आर्टरिया में पहुँचते पहुँचते वेंट्रिकल में पहुँचते पहुँचते 0.16 सेकंड का हो जाता है। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये 3 फाइबर्स हैं जिन्हें इंटरनोडल फाइबर्स कहते हैं। ये आ रहे हैं साइनो आर्टरियल नोड से और ये तकरीबन 0.03 सेकंड के डिले से इम्पल्स को लेकर आते हैं कहाँ पर, एवी नोड में। फिर एवी नोड एक्साइटेड होता है, वो तकरीबन 0.13, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तकरीबन 0.13 सेकंड के डिले के साथ इम्पल्स को भेजता है किस में,
आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल्स में, और फिर वो बंडल डिवाइड होते हैं दो हिस्सों में, और फिर वो डिवाइड होते हैं परकंजी फाइबर्स में, और फिर वो चला जाता है वेंट्रिकल्स में। तो ये टोटल टाइम जो सा होता है वो 0.13 का लगता है, एवी नोड से लेकर वेंट्रिकल के मसल से 13 सेकंड का। अगर मैं ऊपर वाले इंटरनोडल पाथवे फाइबर्स का डिले बीच में ऐड करूं जो कि 0.03 सेकंड था, किस में 0.13 सेकंड में, तो टोटल टाइम डिले जो लगेगा 0.16 सेकंड का होगा। यानी कि आपके वेंट्रिकल आपके आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने के तकरीबन 0.16 सेकंड के बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो थोड़ा सी डिले है, लेकिन थोड़ा सा डिले बड़ा फ़ायदेमंद है। ठीक है। अच्छा जी, ये हम पढ़ रहे थे कॉज ऑफ स्लोनेस कंडक्शन, स्लो कंडक्शन। इस स्लो कंडक्शन की वजह क्या है कि आखिर क्यों साइनो आर्टरी नोड इतनी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट एक्साइटेड होता है, और तेज़ी से एक्साइटेड होकर अपने आर्ट्रियम में तो इम्पल्स बहुत तेज़ी से भेज देता है, लेकिन वही इम्पल्स जब इंटरनोडल फाइबर से एवी नोड में आती है वो स्लो आती है। इसकी वजह क्या है? ठीक है। कहते हैं जो स्लो कंडक्शन है ट्रांजिशनल में या नोडल या पेनिट्रेटिंग एवी बंडल फाइबर्स में, ये कॉज्ड की जाती है बाय मेनली बाय डायमेंशन नंबर ऑफ गैप जंक्शन between successive cell in conducting pathway, so that there is great resistance of conduction of excitatory ions from one conducting fibers to next। कहता है कि ये जो फाइबर्स होते हैं इनके बीच में गैप जंक्शन होते हैं, यानी कि एक फाइबर दूसरे फाइबर्स के साथ जब अटैच होता है तो उनमें ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो रास्ता बना रही होती हैं एक फाइबर से दूसरे फाइबर में, और उस रास्ते से सोडियम आइंस मूव करके दूसरे फाइबर में पहुंचते हैं। अगर वो रास्ते ज़्यादा होंगे तो सोडियम आइंस ज़्यादा आएंगे और इम्पल्स क्या होगी, कंडक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। और अगर वो रास्ते यानी कि वो गैप कम हो जाएंगे तो इम्पल्स सोडियम आइंस कम आएंगे और इम्पल्स की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। यानी कि इनमें भी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही हैं, लेकिन दूसरी बॉडी में जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं वो थ्रू केमिकल सिनेप्सिस होती हैं, और जबकि ये किसके ज़रिए होगी, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में आपने पढ़ा होगा कि जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उन दोनों के दरमियान कोई सिनेप्टिक क्लेफ नहीं होता, बल्कि प्रोटीन होती है जो इन दोनों के दरमियान रास्ता बना रही होती हैं, और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होते, बल्कि ऊपर वाले नर्व में इलेक्ट्रॉ आइंस की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो वो हाई कंसनट्रेशन ऑफ आइंस नीचे वाले नर्व में उन गैप जंक्शन से आ जाते हैं। अगर उन गैप जंक्शन की तादाद ज़्यादा होगी तो आइंस तेज़ी से आएंगे, इम्पल्स क्या होगी, फास्ट। अगर उन गैप जंक्शन की तादाद कम होगी तो आइंस स्लोली आएंगे तो इम्पल्स क्या होगी, स्लो। सो देयर फॉर इट इज़ ईजी टू सी वाई ईच सक्सीडिंग सेल स्लो टू बी एक्साइटेड, कि यह देखना बहुत आसान है कि हर अगला सेल जो सा वो स्लो क्यों है एक्साइट होने के लिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक ये टोटल आपका ना सेल्फ एक्साइटेशन का एक सफ़र आ गया। मैं इसे समराइज़ करता हूँ कि जो साइनो आर्ट्रियल नोड है उसके जो फाइबर्स होते हैं उनके आउटसाइड सोडियम आइंस की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो सोडियम आइंस लीक होकर अंदर आ जाते हैं। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है -60 मिलीवोल्ट। तो सोडियम आइंस अंदर आने की वजह से वो तब्दील हो जाता है -40 पे, मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज कम होता जाता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज कम, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, तो -40 मिलीवोल्ट पे आ जाता है। तो ये एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है जिसमें सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। तो अब जो सोडियम आइंस लीक होके आ रहे थे वो इनफ्लक्स होंगे, तो इन साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसे कहेंगे डीपोलराइजेशन, और इस सूरत में जो साइनो आर्टरी नोड के फाइबर्स हैं वो क्या होंगे, एक्साइटेड। और ये जो डीपोलराइजेशन है वे फिर आगे फाइबर्स में ट्रांसमिट होगी, और ये डीपोलराइजेशन खुद ही ख़त्म भी हो जाएगी कि जो सोडियम चैनल या कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं वो ओपन होने के तकरीबन 100 से 150 मिली सेकंड के बाद खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, और साथ ही पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन साइड से पोटाशियम आइंस क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। तो जो अंदर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज था वो फिर ख़त्म होता रहता है, और जो बाहर नेगेटिव चार्ज है वो भी ख़त्म होता रहता है। तो इस दफ़ा एक दफ़ा फिर आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड क्या हो जाता है, नेगेटिव, और एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, टर्मिनेट। और ये बात बार बार रिपीट होती रहती है, जिसकी वजह से बार बार साइनो आर्टरी नोड में एक्शन पोटेंशियल आता है, फिर टर्मिनेट हो जाता है, फिर आता है, फिर टर्मिनेट हो जाता है, और वो जो इम्पल्स होती हैं वो उनके फाइबर्स में जाती हैं। साइनो आर्टरियल नोड से डायरेक्ट फाइबर्स निकलते हैं जो कि लेफ़्ट और राइट आर्टरी में घुस जाते हैं। तो पहले लेफ़्ट और राइट आर्टरियम क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और 3 इंटरनोडल फाइबर होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को लेकर एवी नोड में जाते हैं, लेकिन इनकी स्पीड स्लो होती है, जिसकी बाद कुछ देर बाद एवी नोड क्या होता है, एक्साइटेड होता है,
और फिर एवी नोड से फाइबर निकलते हैं जो वेंट्रिकल में जाते हैं। तो कुछ देर बाद वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह पहले आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हार्ट बीट क्या होगी, चलती चल जाएगी। और कॉज ऑफ स्लोनेस ऑफ कंडक्शन की वजह गैप जंक्शन की कमी होगी। अगर गैप जंक्शन ज़्यादा हैं तो आयंस तेज़ी से ज़्यादा मूव करेंगे, और अगर गैप जंक्शन कम है तो आयंस स्लो स्लो मूव करेंगे। ठीक है बेटा। तो इस तरह कंडक्शन इम्पल्स की साइनो आर्टरियल नोड से एवी नोड्स तक क्या होगी, स्लो होगी। इस वजह से आर्टरियम पहले कॉन्ट्रैक्ट और वेंट्रिकल क्या होंगे, बाद में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में, या मुझे मैसेज कर सकते हैं मेल पे। ठीक है। और स्लाइड भी मैं इंशाल्लाह इसकी ना जैसे कंप्लीट होती है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। और अगर आपके पास ये स्लाइड पहुँच जाती है तो आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा डेटा आपका इन स्लाइड्स के बीच में मौजूद है। ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्रमोट करने की कोशिश कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि मैं इस तरह का काम आगे करता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।